नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है और आज हम बात करेंगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के बारे में। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस अगर देखे होंगे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी हम किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं या ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं, मोस्टली ऑप्शंस में, सो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी वोलेटिलिटी हमें हमेशा चेक करनी पड़ती है। ओके, चाहे आप ऑप्शन बायर्स हो या ऑप्शन सेलर्स हो, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेक किए बिना ट्रेड लेना हमें ज़्यादा रिस्की पड़ता है। सो आज हम अहमियत समझेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इतना ज़रूरी क्यों है और कैसे हमारी ट्रेडिंग जर्नी को ये और आसान बना सकता है, कैसे हम और भी प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश कर सकते हैं और कैसे हमारा जो कन्विक्शन रेशो है, जो हमारा स्ट्राइक रेशो है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं या फिर आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम सीखेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता क्या है और कैसे वो बायर और सेलर को असर करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले हम सीखते हैं कि वोलेटिलिटी होता क्या, ऑप्शन वोलेटिलिटी, और कैसे ये इसको असर करता है। ठीक है, सो हम जानेंगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, यहाँ तक कट करिए, देन स्टार्ट अगेन। सो चलिए जानते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन हम आगे बढ़ते हैं कि हम उसको कैसे अपने ट्रेड में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का रिश्ता ऑप्शन प्रीमियम से हमेशा डायरेक्टली होता है। ठीक है, कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है साथ में तो ऑप्शन प्रीमियम भी आप देखेंगे कि उसके साथ बढ़ता है। ठीक है, सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का रिश्ता ऑप्शन प्रीमियम से डायरेक्ट होता है। ठीक है, हम कहेंगे उसको कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्शन प्रीमियम से। ऑप्शन प्रीमियम। ओके, सो मतलब अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर साथ में यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ आपको दिखता है, ठीक है, इंक्रीज होता हुआ दिखता है, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी साथ में बढ़ता है। ओके, अगर आईवी यहाँ पर आप देखोगे कि वो गिर रहा है तो ऑप्शन प्रीमियम आपका वो बढ़ेगा नहीं, वो भी साथ में गिरेगा, या तो फिर वो आगे बढ़ेगा नहीं। कितना भी स्टॉक में वोलेटिलिटी हो, वो आपको ऑप्शन प्रीमियम वहाँ पर बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो आईवी आप देखोगे कि अगर ये आईवी गिरा हुआ है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी साथ में गिरता है। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम भी साथ में गिरता है। तो इसका एक और भी सटीक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि कभी कभी चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी को पकड़िए या फिर कोई स्टॉक को आप देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि स्टॉक आपका यहाँ पर स्टॉक है या कोई इंडाइसेस है। ठीक है, इंडाइसेस का मूवमेंट आप देखोगे ऐसे 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 हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, या फिर आप देखोगे कि वो साइडवेज है, ऐसे 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 मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे इसका मूवमेंट है। जो भी आप किसी स्टॉक का देखोगे कि मोमेंटम इस तरीके से बना हुआ है। तो वहीं पर अगर ऑप्शन प्रीमियम देखोगे, ठीक है, ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन प्रीमियम की बात करूं, ठीक है, प्लीज मेरे हैंडराइटिंग को माफ कर दीजिएगा। ठीक है, सो यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक का मोमेंटम ऐसा है, लेकिन वहीं पर जो ऑप्शन प्रीमियम है उसका मोमेंट वैसा नहीं होता है अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत गिरी होती है। तो मतलब आप देखोगे कि अगर ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन अगर स्टॉक अगर ऐसे चल रहा तो ऑप्शन ऐसे ऐसे चल रहा होगा,
ठीक है। मतलब अगर ऑप्शन का प्रीमियम मान लीजिए इंडाइसेस के हिसाब से अगर 200 है तो वो 201 200 ऐसा गिर रहा होगा, या फिर अगर आईवी और भी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है तो वो प्रीमियम ऊपर नहीं नीचे जाता है। कितनी बार आप देखोगे प्रीमियम यहाँ से ऐसे 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 नीचे जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को बहुत नुकसान होता है, ठीक है, ऑप्शन बायर को बहुत नुकसान होता है। सिमिलरली अगर साइडवेज आप देख रहे हो, ठीक है, तो साइडवेज में भी आप देखोगे कि प्राइस ऐसे ऐसे साइडवेज होना चाहिए, लेकिन प्राइस का मोमेंटम और नीचे चला जाता है। ओके, सो जब आईवी गिरा होता है तो ऑप्शन बायर्स को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर जब ऑप्शन सेलर्स की बात आती है, ठीक है, ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रीमियम उनको बहुत ही कम मिलता है। सो वहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को लेकर फायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स लोग क्या करते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर्स की मैं बात करूं, ठीक है, मोस्ट कॉमन उनका जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो स्ट्रैटेजी वो बनाते हैं ऑप्शन सेलर्स, तो या तो वो ट्रायंगल करेंगे, ठीक है, या तो फिर वो क्या करेंगे, स्ट्रैडल करेंगे। ठीक है, स्ट्रैडल करेंगे। और दोनों ही सूरत में क्या होता है, अगर आईवी बहुत गिरा होता है तो इनको हमेशा क्या मिलता है, लेस प्रीमियम, लेस प्रीमियम। अभी यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, आप जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपका लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया स्टॉक के हिसाब से जाएंगे तो 2-2.5 लाख रुपया भी जाता है। सो अगर यहाँ पे आप 1.5-2 लाख रुपया अगर आप लगा रहे हैं, वहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम आपको मात्र सिर्फ 10 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर उसको क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको मान लीजिए 1000 रुपये मिल रहे हैं, कहीं पर सिर्फ 2000 मिल रहे हैं, ठीक है, 2000 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कहीं पर आपको 1000 रुपया 2000 ऐसे मिल रहे हैं, तो उसका कोई मायने ही नहीं बनता कि आपने इतना बड़ा स्टॉक, आपने इतना ज़्यादा अमाउंट लगा के आपने इन्वेस्ट किया और आपको सिर्फ इतना अमाउंट मिल रहा है। वो भी ऑप्शन सेलर, जो कि बहुत रिस्की ट्रेड होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जितना प्रीमियम आपको मिल रहा है उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, और जो लॉस है वो हमेशा अनलिमिटेड होता है, ठीक है। मतलब सिंपल है कि अगर वो आपके मुताबिक वहाँ पर अगर सस्टेन कर गया, ठीक है, मतलब अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो एक जोन वो लोग मार्क करते हैं, अगर मार्केट इसके बीच में रहा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। स्ट्रैडल और उसका भी बात वही है कि ज़्यादा मोमेंटम नहीं देना चाहिए, तभी आपको जाके प्रॉफिट देता है, ठीक है। दोनों ही सूरत में अगर यहाँ पर आपको आईवी बहुत गिरा हुआ है तो वहाँ लॉसेस के चांसेस हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मिले लेकिन बहुत कम मिले। अभी यहाँ पर सिनेरियो चेंज कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप सिनेरियो चेंज कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका आईवी बहुत ही बड़ा हुआ है, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जो इलेक्शन रिजल्ट था, जहाँ पे आप देखोगे कि जो एटीएम लेवल के जो ऑप्शन थे निफ्टी, बैंक निफ्टी में, वो आप देखोगे मोर देन 100% वहाँ पर बढ़े हुए थे। मतलब जो प्राइस आपको, जो ऑप्शन आपको 400 रुपये में मिलने चाहिए थे, वो आपको 900 रुपये में मिल रहे थे। तो आप देखिए 400 का ऑप्शन प्रीमियम होना चाहिए था एटीएम पे, वहाँ पे उनको कितना मिला, 900। तो मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल भी अगर कर रहा हूँ तो इस ट्रायंगल में जहां पर मेरा 200 होना चाहिए था, वहां पर मुझे 400, 450 ऐसा मिल रहा था, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि अगर इस ट्रायंगल में भी मैं इतना देखूं कि अगर 400 रुपये में मैं बेच रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट वहां पर ज़्यादा होगा एज ए ऑप्शन सेलर। अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन बायर की भी बात करूँ तो इसमें होता यूँ है कि अगर स्टॉक जरा सा भी मोमेंटम करता है तो वोलेटिलिटी की वजह से वो ऑप्शन का प्रीमियम भी बहुत बढ़ता है। तो यहाँ दोनों फायदे में रहते हैं, ठीक है, इवन बायर्स और सेलर्स, ठीक है, दोनों को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी एज ए बायर, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसका स्ट्राइक रेशो बहुत अच्छा है, तो उस दिन अगर आप ट्रेड करते हैं जब आपकी आईवी काफ़ी बड़ी हुई है तो आपको और अच्छा प्रॉफिट बनाने के चांसेस मिलते हैं। और वहीं पर अगर सेलर की मैं बात करूं तो सेलर का भी कंडीशन वही होता है, क्योंकि उसको प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसको टाइम डिके का बहुत फ़ायदा होगा, और अगर ये नियर टू एक्सपायरी है तो उनको और भी ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम पे 4-5 तारीख को वहाँ पर उनका आईवी इतना बढ़ा हुआ था और
एक दो दिन बाद ही उनका ये एक दो दिन बाद ही हमारा ये एक्सपायरी था। वहाँ पे देखोगे जो 900 वाले तो जब पूरे गिर के आए तो आप सोचिए कि ऑप्शन सेलर को कितना बड़ा फायदा हुआ होगा। ठीक है, तो ये है कि आईवी का असर कैसे करता है। ठीक है, हमने ये देखा कि आईवी का असर किस तरीके से होता है। अभी हम ये जानेंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ऑलराइट, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सो बात बहुत सिंपल है, हमको हमेशा आईवी को हमेशा चेक करना है। अगर आईवी बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ऊपर है, अपर लेवल पर है आईवी, ठीक है, तो हमें अगर हम बोलेंगे इफ आईवी, ठीक है, अगर बोलेंगे इफ आईवी इज एट हायर लेवल, ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखेंगे। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखेंगे। अगर आईवी आप देखोगे वो लोअर लेवल पर है तो हम यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो रिटर्न होके अपने मीन पॉइंट पर आता ही है। मैं यहां पर ये बात कहना चाह रहा हूं कि इनका एक मीन एवरेज होता है। ठीक है, कि अगर वहां से डिविएट होता है बहुत ऊपर की तरफ तो सेल करते हैं तो वापस वो मीन पर आता ही है, तो हमें एक फायदा मिल जाएगा। और वहीं पर अगर नीचे रहता है तो वहां पर एक अपने मीन पॉइंट पर आने के लिए बहुत कोशिश करता है मीन एवरेज पे, तो वहां पर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन पे, जहां देखेंगे कि आईवी और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन ओपन किया। ठीक है, सो ये हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, हम डायरेक्टली जाएंगे एनालाइज में। ठीक है, एनालाइज में अभी मैं मीन की बात कर रहा था तो मैं आईवी चार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आईवी चार्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं मीन की बात कर रहा था आप यहाँ पर देख सकते हो, ये स्टॉक लगा हुआ है डिक्सन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मीन, इनका मीन एवरेज है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, वो है 34.23। ठीक है, ये जो ग्रे कलर का ग्राफ है ये बता रहा है कि ये आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, और नीचे जो ब्लू कलर का लाइन है वो आपको बता रहा है कि ये इसका फ्यूचर का प्राइस है। ठीक है, राइट साइड में आप ये देखिए, ये एवरी डे यहाँ पर बताया गया है कि कैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कहाँ पर बहुत हाई थी, और वहाँ पे फ्यूचर प्राइस कितना था वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आईवी यहाँ पर चेंज हुआ है और कैसे आईवी का हमने फायदा उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर आईवी देखिए कितना ऊपर है, यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखोगे 66.9 है, जो आपको हाईएस्ट पीक यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, और बात बात में ये डॉट डॉट आपको दिखा रहा है कि जहाँ पर आईवी बहुत इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि आईवी वहाँ से डिक्रीज यहाँ पर नीचे तक मीन तक आता है। अगेन देखिए यहाँ पर जब वो डिक्रीज हुआ है ऊपर से लेके तो मीन तक वहाँ पर आता ही है। ठीक है, मीन तक वो आता ही है। सिमिलरली जो लोवेस्ट पॉइंट है 17.93, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आईवी यहाँ पर आया हुआ है तो आईवी यहाँ से कैसे वापस से इंक्रीज होकर वो अपने मीन पॉइंट तक आया है। इन शॉर्ट आपको आईवी चेक करना है कि वो बहुत बढ़ा हुआ है या बहुत गिरा हुआ है। ठीक है, और उसके मुताबिक आप उसमें एक डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। अभी डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि आईवी ने कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये डिक्सन की बात हो रही है, ये मैंने 250 डेज लुक बैक पीरियड लिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे आईवी यहाँ पर इंक्रीज होकर कैसे वापस से लेवल पर आया, और यहाँ से देखिए कैसे ऊपर बढ़ा है, तो इसका फ्यूचर का प्राइस भी यहाँ पर कैसे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उसमें वोलेटिलिटी आपको काफ़ी मिलती है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए जब आईवी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईवी जब यहाँ पर इसका बढ़ता है तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए इंप्रूव हो रहा है, 10 हज़ार से कैसे बढ़ बढ़ के आपको 11,000 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, हम दूसरा कोई स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, अगर डिक्सन की बात करूं, जस्ट अ मिनट, डीएलएफ है। ठीक है, अभी आईवी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो वो कब होता है,
ज़्यादातर हम देखोगे कि किसी स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, सो कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो फैक्टर्स हमें जरूर कंसिडर करना है वाइल ट्रेडिंग विद द आईवी में जब भी ट्रेड करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो फैक्टर्स मुझे जरूर कंसिडर करना है, ठीक है। तो फैक्टर्स हैं क्या, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि वो कैसे कैसे वो स्टॉक के जस्ट उस फैक्टर के पहले कैसे उसने असर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा मैं मिटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। सो चलिए फैक्टर्स बात करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ठीक है। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहला इसका क्या आता है, रिजल्ट, ठीक है। सबसे पहला आता है रिजल्ट। अगर किसी भी स्टॉक का मैं रिजल्ट की मैं बात करूं, ठीक है, कि रिजल्ट के पहले अगर मान लीजिए कि एक मेरा परसेप्शन है, ठीक है, कि इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, मैंने उसके फंडामेंटल्स कुछ चेक किए, ठीक है, जहां पर मैंने उसके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज वो सब मैं बैलेंस शीट है सब देख रहा हूं, ठीक है, मुझे एक ऐसा लग रहा है कि इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, सेल्स का फिगर भी अच्छा है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो वहां पर होगा क्या, आईवी धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा और रिजल्ट के दिन एकदम से आप देखोगे आईवी बहुत बढ़ जाता है और कुछ दिनों बाद वही आईवी वहां पर गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि वो फैक्टर असर कर गया है, ठीक है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो सबसे पहला मैं बोलूंगा कि रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे हमेशा देखना है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि कंपनी स्पेसिफिक या फिर माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक तो इकोनॉमिकल फैक्टर में आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैं देखूँ तो कुछ हम देखेंगे या फिर कोई डील्स हो रही है, ठीक है, आई मीन कंपनी स्पेसिफिक सब माइक्रो में आता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे कुछ गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, कुछ लॉ बन गए, ठीक है, सो पॉलिटिकल फैक्टर्स देखना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल फैक्टर्स इसमें बहुत आता है, आपका देखोगे लॉ आता है, ठीक है, कोई लॉ उन्होंने बनाया, कोई बिल पास किया उन्होंने, ठीक है, या फिर आप देखोगे कुछ कंपनीज ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे कोई भी कंपनीज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटीज इंक्रीज की, तो वो सारे लॉ यहाँ पर बिल में आता है, लॉ में आता है, वो सारा उन्होंने चेंजेस किया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं या फिर हम इसमें इलेक्शंस भी देखेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आता आपका, आई एम सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा आता आपका इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर में आपको दो आएगा, एक आएगा माइक्रो, एक आएगा आपका मैक्रो, ठीक है। माइक्रो में क्या होगा, आपका कंपनी स्पेसिफिक होता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी स्पेसिफिक। अभी इसमें होता क्या है, मान लीजिए इनकी कुछ एनुअल जनरल मीटिंग हुई, कहीं पर कुछ मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी डील साइन की है किसी दूसरी कंपनी से, या फिर कोई कुछ नया इनोवेशन उन्होंने निकाला है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वो सारा कंपनी स्पेसिफिक में आता है, तो वो भी एक आईवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उस कंपनी का जो आईवी है वहाँ से इंक्रीज होना शुरू करता है। दूसरा आता है आपका मैक्रो, तो ये आपका नेशनल होता है, ठीक है, नेशनल एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा। नेशनल का मतलब यहाँ पर आप सीधी से बात है, जैसे हमारा बजट सेशन आता है, ठीक है, इकोनॉमिकल डिसीजन आता है, या आरबीआई को अपनी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, रेपो रेट बढ़ा देती है, ठीक है, या फिर वो रुपी वैल्यू जो अप्रिशिएट होता है अगेंस्ट डॉलर, उसमें कुछ चेंजेस करती है, ठीक है, उन्होंने कुछ जो बॉन्ड्स रिलीज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ चेंजेस लाया है, कुछ इंक्रीमेंट किया है, कुछ वहाँ पर डिक्रीमेंट किया है, तो ये सारी चीज़ें असर करती है। कोई भी आरबीआई पॉलिसी आ रही है तो आपका नेशनल इंटरेस्ट में आता है। दूसरा आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, जैसे कि आप देखोगे एक बार कंपनी ने डिसीजन लिया था कि इंडिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें ये बोला गया था सरकार ने कि आप ज़्यादा प्रेफरेंस इंडिया की स्टील कंपनी को दीजिए, वहाँ से स्टील ज़्यादा लीजिए। तो ये एक सारी डिसीजन होता है जिसके वजह से वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री
में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आता है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप देखोगे कि इकोनॉमिकल हेरफेर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो उसके वजह से उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में या कंपनीज में आप देखोगे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पर असर होता ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आईवी को काफ़ी हद तक असर करते हैं, ठीक है। और यही चीज़ें हमें ज़्यादा देखनी है, क्योंकि आईवी के बढ़ने के लिए और कोई दूसरा रीज़न मिलना मुश्किल होता है। अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट से जाते हो, टेक्निकल में हमें कुछ पता नहीं चलता है किसका आईवी यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, बस हमें ये मालूम पड़ता है कि कहाँ पर लो है कहाँ पर हाई है, लेकिन उसके पीछे मेजर फैक्टर आप देखोगे ये सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हमें इनको जरूर देखना है, ठीक है। सो अभी चलते हैं दोबारा एप्लीकेशन पे, ओके। सो यहाँ पर हमने देख लिया था कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है घट रहा है। तो आप देखें जहाँ पर भी आईवी बढ़ी है, जहाँ पर भी आईवी घटी है, उसके पीछे वो सारे मेजर फैक्टर थे। अभी ताज़ा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कोटक, ठीक है, कोटक बैंक ले लेते हैं, ऑलराइट। सो हमने यहाँ पर कोटक बैंक को लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका फ्यूचर कैसे गिरा था, आईवी कितना ऊपर बढ़ा हुआ था और वहाँ से फ्यूचर बहुत गिर गया, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ऊपर हाई इसका आप देख सकते हो लेवल है, और वहाँ से कैसे वो आईवी पूरा नीचे यहाँ पर आया हुआ है। फ्यूचर का आईवी देखिए, यहाँ पर एक जगह फ्यूचर बहुत ऊपर बढ़ा हुआ है, ठीक है, आईवी यहाँ पर काफ़ी नीचे था, यहाँ से ऊपर बढ़ गया, और यहाँ पे देखिए आईवी जब हम टॉप पे पहुँच गया, वहाँ से आईवी कैसे गिरा। आप ये सोचिए कि यहाँ पर सेलर्स को कितना ज़्यादा फायदा होगा अगर उन्होंने यहाँ पर स्टैंडर्ड या स्ट्रैगल अपने लिया है, ठीक है। मतलब जो भी एक उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई होगी वहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रिसेंटली अप्रैल में कैसे इसका फ्यूचर का प्राइस भी नीचे गिरा है और आईवी भी देखिए कैसे नीचे गिरा है। उसके पीछे एक रीज़न यही था कि जो सेबी है वो न्यू अकाउंट ओपनिंग में न्यू अकाउंट ओपनिंग में लगाम उन्होंने लगा दिया था कि और भी अभी ओपन नहीं करोगे जब तक उनकी कोई तहकीकात जो थी वो पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा न्यूज़ था, एक बड़ा फैक्टर था जो मैंने आपसे कहा था कि कंपनी स्पेसिफिक आती है, जहाँ पे आरबीआई, सेबी जो रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, तो सेबी ने डिसीजन लिया वहाँ पे, सेबीआई और सेबी एंड आरबीआई ने वहाँ पर डिसीजन लिया, ठीक है। सेबी ने कहा और आरबीआई ने डिसीजन लिया, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि आरबीआई के डिसीजन की वजह से यहाँ पर कितना चेंजेस आया। सो ये सारे फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था। अभी हम चलते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, ठीक है। सो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, यहाँ पर मुझे बाकी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं देखूंगा यहाँ पर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्रीन वाला है ये आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ठीक है, और जो रेड वाला है वो आपका हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है, ठीक है। अगर आप चार्ट को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर ये दिख रही होगी कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से डिविएट होते हैं और आखिर में जाके दोबारा वो लोग मिल जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल एस्पेक्ट से आप देखो जैसे डिविएट होते हैं तो कैसे वहाँ पर वापस आके मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आईवी वापस से ऊपर बढ़ गया है तो वहाँ पर आप सेलिंग के बारे में सोचेंगे, वहाँ पर वापस से नीचे गिर गया तो वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पर आईवी देखिए कैसे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कैसे बढ़ गई, वापस से वहाँ पर वो दोबारा रिटर्न आती ही है, ठीक है, दोबारा रिटर्न आता ही है। तो हम क्या करेंगे, अगर आईवी कहीं पर बढ़ चुका है तो डेफिनेटली सेलिंग के बारे में सोचेंगे। तो लेकिन सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम डिसीजन कैसे लेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन कैसे लेंगे। तो डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन पता करेंगे, ठीक है। अभी आईवी आपने देख लिया कि किस तरीके से आईवी यहाँ पर मूव किया है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये हमने देख रहा है पूरा कोटक बैंक आप देख सकते हैं, पूरा हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और आईवी इसके बारे में बताया गया है। तो जहाँ जहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन है, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर रेड है, आपको रेड बार्स और ग्रीन बार यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ग्रीन बार ज़्यादातर आपको दिखेंगे, यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ, ठीक है, तो आपको एच वी माइनस आई वी यहाँ पर आई वी माइनस एच वी दिख रहा है, मतलब आई वी अपने हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। तो एज ए सेलर्स मैं क्या करूँगा कि जब आई वी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से बहुत बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये देखिए ये प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, ये है डेटा है 28 दिसंबर 2023, ठीक है। सो अगर 28 दिसंबर को अगर मैं चार्ट ओपन करूँगा तो मुझे दिखेगा कि कैसे उसमें से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई है, और यहाँ नीचे नीचे जैसे यहाँ पर आया तो कैसे मेरे लिए बाइंग आई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे जब बायर्स की मैं बात करूँ, जो मैं कह रहा था कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, बायर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, तो मैं यही चीज़ के बारे में कह रहा था। तो देख सकते हो ये ऊपर है तो यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, नीचे तो यहाँ पर बाइंग की है। बाइंग की देखिए आपको मार्च में मिली है, ठीक है, 28 फेब, और सेलिंग का देखिए यहाँ पर कैसे आपको 28 दिसंबर को हुआ है। तो अगर मैं चार्ट पे मैं जाता हूँ, ठीक है, आई जस्ट ओपन माई चार्ट, ओके, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। सो कोटक, लेट्स मेक इट टू 1 डे, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे। जस्ट मिनट, ठीक है, यहाँ देखिए जब मैं बात कर रहा था 28 दिसंबर की, वहाँ से देखिए प्राइस किस तरीके से यहाँ से पूरा नीचे यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। आप देखिए 1900 रुपीज़ चल रहा था और 1900 से गिर के किस तरीके से 727 तक आया है। तो आप सोचिए अगर यहाँ पर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जो आप स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग आप देख रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर फायदा हुआ है। सिमिलरली जो हम फरवरी में यहाँ पर बाई की बात कर रहे थे कि फरवरी में बाइंग अपॉर्चुनिटी आया, तो 28 के आसपास यहाँ पर आई थी, तो हम डेट देख लेते हैं, ओके। सो ऑल राइट, सो अराउंड 28 समथिंग को आया हुआ था डेट, ठीक है। सो दिस वन, ठीक है, जस्ट मिनट, या सो इस रेंज में, ठीक है, अभी ठीक है, होल्ड ऑल राइट। सो यहाँ पर देखिए 28 फेब, ठीक है। सो जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए फायदा है, ठीक है, वो सोचेंगे कि मुझे इस रेंज के यहाँ पर मुझे बाइंग के मिलना चाहिए। अब यहाँ से मैं देखूंगा कि किस तरीके से मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से इसने प्राइस का मूवमेंट दिया है। अगेन देखिए जब यहाँ पर वहाँ पर आरबीआई ने डिसीजन लिया इनका अकाउंट फ्रीज करने के लिए, तो वहाँ से देखिए कैसे यहाँ पर स्टॉक नीचे आया। तो ये आपको देखिए कैसे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने इंडिकेशन दिया कि आईवी बढ़ा हुआ है, मुझे सेलिंग देखना है, ठीक है, और आईवी अगर गिरा हुआ तो कैसे मैं यहाँ पर बाइंग देखूंगा, ठीक है। सो वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए आप चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा, ठीक है, उसके हिसाब से डेटा मिलेगा कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और एल्स आप आरपीजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारा रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ एक आरपीजी टूल है जिसमें स्टॉक का डायरेक्शन बताता है कि अगर उसमें प्रोग्रेसिव जोन में आया है तो मुझे उसको बाय करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप उसको ट्रैप इंडिकेटर में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक इंडिकेशन देता है कि इसमें बाइंग आई हुई है। तो अगर आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर मैं इसको बाय करता, ठीक है, ऑन 28 फेब, तो मैं देखूंगा कि मुझे वहाँ पर कितना फ़ायदा हो सकता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू ट्रेड रिकैप, ठीक है, न्यू स्ट्रैटेजी, ओके। सो कोटक बैंक आया, सो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहा हूँ ऑन, ठीक है, 28 फेब, ठीक है। सो आई विल सेट डेट ऑन 28 फेब, ओके। सो वहाँ पे जो भी ऑप्शंस आएगा वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे, ठीक है, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। सो दिस वाज द प्राइस। सो अगर मैं यहाँ पर इसको बाय करता हूँ, ठीक है, ये मेरा कॉल ऑप्शन है, ओके। एक्सपायरी हमें सेलेक्ट करना है लाइक 28 मार्च, ओके, बिकॉज नेक्स्ट डे एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली मैं उसको होल्ड नहीं करूँगा। सो आई विल बाय दिस वन, ठीक है, 400 क्वान्टिटी, जस्ट इंक्रीज इट। सो मेरा 800 लगभग हो गया है, सो आई विल सेव इट, ओके। अभी इसको मैं देखता हूँ कि मुझे
आगे कुछ दिनों में उसने मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। तो मिनट को मैं डे में कन्वर्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझे अगले कितने दिनों में कितना उसने मुझे प्रॉफिट इसमें दिया है। ठीक है, सो आप देख सकते हो वहाँ से इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ है। जस्ट अ मिनट, देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन होना शुरू हुआ क्योंकि वहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ है। अभी वहाँ से वो बहुत ऊपर तक गया था तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अभी ये तो हो गया नेकेड ऑप्शन की बात। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम ऑप्शन में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें नेकेड ऑप्शन नहीं बाय करना चाहिए, हमें ऑलवेज स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी आप कहाँ से देखेंगे, आप जाएंगे ट्रेडिंग में, जाइए ऑप्शन आर्किटेक्ट। ठीक है, ऑप्शन आर्किटेक्ट अगर मैं एज ए बायर मैं बुलिश पोजीशन ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बुलिश सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड सब मुझे यहाँ पर मिलेगा, बेयर कॉल लैडर, रेशियो कॉल स्प्रेड, ठीक है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। सो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मुझे ये बताएगा कि मुझे कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए और कौन सा कॉल ऑप्शन को सेल करना चाहिए। ये मेरा फ्यूचर प्राइस 1765 अभी बता रहा है। सो ये क्या करेगा, एक एटीएम का कॉल ऑप्शन को बाय करेगा और एक ओटीएम के कॉल ऑप्शन को सेल करेगा, उसको जस्ट हेज करने के लिए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आता है तो मेरा लॉस जो है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब भी हम इसको होल्ड करते हैं तो हमें हमेशा ये इस बात का ध्यान देना है कि मैं अपने रिस्क को डिफाइन करके चलूँ। ठीक है, सो इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ब्रोकर अकाउंट पे ले जाएगा। 2-3 ब्रोकर अकाउंट हमसे लिंक्ड है, जैसे चॉइस हो गया, 5 पैसा हो गया, तो आप उसमें ओपन करके वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पर स्ट्राइक को चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बढ़ाना है यहाँ पर मैं कम कर सकता हूँ, इसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है तो मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ कि अगर मैं टारगेट एक रखता हूँ, ठीक है, टारगेट मैं इसका रखता हूँ, जस्ट अ मिनट, टारगेट हम इसका रखते हैं मान लीजिए 1850। ओके, सो 1850 अगर मैंने टारगेट रखा है तो इस तरीके का मेरा प्रॉफिट मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि आईवी के बेसिस पर हम ले रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आईवी में कैसा हो कि प्राइस आपका बढ़ता है, ऑप्शन प्रीमियम आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, तो उसके हिसाब से मेरा ये टारगेट हो सकता है, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, सो ये तो हो गया कि हम इसको कैसे देखेंगे। अभी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई और भी रिस्की ट्रेडर होते हैं, ठीक है, एज ए बायर, तो मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने फ्यूचर भी बाय किया है, ठीक है, होते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल से प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सीई है इसको चेंज करके यहाँ पर फ्यूचर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर सेलेक्ट कर लेंगे तो फ्यूचर का आपको दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, जो भी टारगेट आपने डिफाइन किया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया कि हमने ऑर्डर कैसे देखा। ठीक है, ये भी हो गया कि किस तरीके से मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये जानना है कि मुझे डायरेक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करूँ। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आप डायरेक्टली पोजिशनल ट्रेडिंग टूल में आप ले सकते हो, जो हमारा ट्रेडिंग में आप जाएंगे तो आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, ट्रैप इंडिकेटर आपको मिलेगा। ठीक है, सो आप रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ आप देख सकते हो। ठीक है, सो अगर मान लीजिए उसमें मैंने यहाँ पर कोटक को एंट्री किया है। ठीक है, सो कोटक को एंट्री करके आप देख सकते हो यहाँ पर आप बास्केट में कि वहाँ पर आया है कि नहीं। ठीक है, दूसरा आप पीसीआर को चेक कर सकते हो, ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल। सो कोटक बैंक का वहाँ पर आपको एंट्री बताएगा कि यहाँ पर मुझे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपको उसे कब बाय करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो फरवरी के बाद देखिए यहाँ पर इसका एक सिग्नल जनरेट हुआ है। ठीक है, देख सकते हो कि किस तरीके से सिग्नल जनरेट हुआ है और वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इसका प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं देखूँ सिग्नल जो जनरेट हुआ है, ठीक है, अभी पहले देखते हैं कि ये पीसीआर हमें काम कैसे करता है। ठीक है, थोड़ा सा एक रफली आइडिया आपको दे देते हैं। ठीक है,
ठीक है, एक रफली आइडिया दे देते हैं ताकि आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाए। सो सिंपल सी बात है, अगर मैं OI PCR की बात कर रहा हूँ, OI PCR, ठीक है। सो ये क्या होता है कि एक मीन होता है, ठीक है, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है कि यहाँ पर बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, तो यहाँ मुझे सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ ऊपर है तो मुझे बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। एक वो एवरेज वो लोग निकालते हैं, ठीक है। और OI PCR क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि OI अगर बढ़ रहा है तो साथ में प्राइस बढ़ रहा है, तो इंडिकेट करता है कि ये आपका ये ऊपर जाने की संभावना है, और वहीं पर OI PCR अगर नीचे गिरता है तो इंडिकेट करता है कि ये नीचे जाने की संभावना है, ठीक है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा फ्लॉ ये है कि ये मान लीजिए OTM के स्ट्राइक पर भी अगर ऐसा कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, OTM कॉल या पुट के ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी आपको वो पूरा बताता है कि हो सकता है कि ये ऊपर नीचे चला जाए। तो वो थोड़ा सा फ्लॉ करेक्ट करने के लिए हमने जो टूल बनाया मॉडिफाइड PCR, हम उसको चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको वेटेड एवरेज निकालता है, ठीक है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज निकालता है, वो भी आपके ATM, ठीक है, ATM और ITM के स्ट्राइक पर, ठीक है। यहां पर मैं बता देता हूं कि डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई होना चाहिए, एज ए सेलर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो वो जो ATM और ITM है उसका आप देखोगे, क्योंकि ATM और ITM क्या डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ पे अगर मैं PCR का वेटेड एवरेज अगर मैं निकालता हूँ और वहाँ पे कुछ चेंजेस होता है तो मुझे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो जो वेटेड एवरेज है उसके नाम पर हमारा बना है मॉडिफाइड PCR, ठीक है। सो मॉडिफाइड PCR जैसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो अभी यहाँ पर देखिए जो हम डेटा देख रहे थे, ठीक है, जो हम देख रहे थे कि कैसे, यहाँ पर आप देखिए ये पर्टिकुलर डेट है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपको मार्च की बात की गई है, ठीक है। तो देखिए कैसे वहाँ पर डायरेक्शन आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम वहाँ पर लेके चलते हैं आपको। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर आपको 29 फेब को यहाँ पर सिग्नल आपको दिया गया था कि किस तरीके से वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है, और हमने 29 फेब को देखा भी था कि कैसे वो ऊपर गया। और आप ये भी देखिए कि जो मैंने आपको IV और HV मैंने आपको दिखाया था, उसमें भी आपको दिखाया था कि कैसे वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब भी आपकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी IV माइनस HV आपको नेगेटिव दिखाता है तो वहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है। तो अगर मैं दोबारा से मैं जाता हूँ, ठीक है, IV चार्ट पे, तो यहाँ पर IV माइनस HV पे मैं लेकर आता हूँ, ठीक है, और ये रहा, ठीक है। तो ये देखिए हमने कोटक बैंक ही लगा रखा है, तो ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि कैसे यहाँ पर नीचे रेड पे रहता है तो हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए वापस से यहाँ पर नीचे आया है तो यहाँ पर बाइंग एक्यूमुलेट होके देखिए कैसे कैसे ऊपर गया, ठीक है। सो ये चार्ट सीधा आपको बताता है कि यहाँ पर IV और HV का दोनों में से कौन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कौन ज़्यादा पॉजिटिव है कौन ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। सो ये हमें जरूर देखना है कि IV और HV का वैल्यू फिलहाल क्या है। सो IV और HV की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मतलब हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के मुकाबले IV अभी गिरा हुआ है, तो वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे यहाँ पर बाइंग आपको मिला है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं देखूँ कि किस तरीके से ये ऊपर जब IV आपका ज़्यादा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हाँ देखिए तो IV देखिए यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन है IV माइनस HV, IV आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप IV और HV को दोनों को एक साथ आप उसको अलाइन करके उनकी वैल्यू निकाल के आप ये चेक कर सकते हैं कि फिलहाल IV क्या चल रहा है, HV क्या था, ठीक है, IV से HV कैसे हम रिलेट कर सकते हैं।
एंड फिलहाल आप फैक्टर्स को कैसे, जो भी मेजर फैक्टर्स हैं उनको कैसे आप पता करके आप आईवी के साथ उसको जोड़ के आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पर ये बढ़ सकता है, कहाँ पर घट सकता है। अगर मान लीजिए कि आपने इस पूरे टूल को यूज़ करके एक सही निशाना उसमें साधा कि यहाँ पर आईवी बढ़ सकता है, तो वहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम सीख रहे हैं, हम यही चीज़ लर्न कर रहे हैं कि कैसे आईवी स्टॉक को कैसे बढ़ने में, स्टॉक के प्रीमियम को कैसे बढ़ने में हेल्प करता है, आई मीन स्टॉक के ऑप्शन प्रीमियम को। ठीक है, तो कहाँ पर उसका प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है, कहाँ पे प्रीमियम बहुत गिर जाता है, ठीक है, कहाँ पर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ पर मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सब आपको आईवी और एचवी से आपको मिल जाएगा, हमारे आईवी चार्ट से। तो ये सारे, ये आईवी और एचवी अगर आप इसमें यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली तो आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। एक ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन के साथ अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और भी ऐसे तत्व, और भी ऐसे स्टॉक के आईवी या फिर और भी ऐसे टूल की जानकारी जानने के लिए और भी कुछ सीखने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।